Assalamu alaikum, dear students. Hope everyone is fine. We are going to start a new topic today, and that is narration, direct and indirect speech. Walaikum assalam, Khadija. देखिए, डायरेक्ट स्पीच से क्या मुराद है और इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं, पहले तो जरा इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज वन in which someone's statement is narrated without any changes in the original words। देखिए, कोई भी शख्स कोई बात करता है और आप उसकी बात को वर्ड टू वर्ड, यानी जैसा उसने कहा उसके अल्फाज में आगे बयान कर देते हैं, इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। मैंने एक जुमला कहा और आपने उस जुमले को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आगे पहुंचा दिया। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि कल मैं क्लास नहीं लूंगा। समीर वालेकुम अस्सलाम। और आपने ये बात अपने दोस्त को बताई, सर कह रहे थे कल मैं क्लास नहीं लूंगा। तो आपने मेरी बात को वर्ड टू वर्ड कोट कर दिया। जैसे मैंने कहा बिल्कुल वही जुमला इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। इट कैन इजीली बी रिकॉग्नाइज बिकॉज इट हैज कोटेशन मार्क्स। और इसको पहचानना आसान है क्योंकि इसके अंदर कोटेशन मार्क्स होते हैं, जिसको हमारे यहाँ इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। तो जहां आपको इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स नजर आए, वो जुमला डायरेक्ट स्पीच का होगा। किसी को भी आपको जब बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कोट करना हो, तो आप उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर कोट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है। जैसे अल्लाह सेस एब्सटेन फ्रॉम सिंस। खुदा ने कहा कि गुनाहों से बचो। अब ये जुमला गुनाहों से बचो खुदा का कहा हुआ, हमने वर्ड टू वर्ड कोट किया, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। ही सेस आई एम हैप्पी। वो कहता है मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी इन्वर्टेड कॉमास में है। इसका मतलब आप उसकी बात को वर्ड टू वर्ड कोट कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच है। इसी तरह शी सेड टू देम यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, ये जुमला भी वर्ड टू वर्ड रिपीट किया गया है, किसी की बात को कॉपी किया गया है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। जी अजमल, prepositions, adverbs, active and passive, we have done all these topics earlier। तो किसी की बात को बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज उसी के अल्फाज में आगे बयान करने का नाम डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच से क्या मुराद है? इनडायरेक्ट स्पीच इज वन in which someone's statement is narrated with a few changes in the original words, but the meaning of the statement remains unchanged। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है बेटे कि आप किसी की बात को आगे बयान करते हैं लेकिन अपने अल्फाज में। जो उसने कहा बिल्कुल वही जुमला नहीं दोहराते बल्कि उसके जुमले को अपने अल्फाज में आगे दोहराते हैं, इस तरह कि उसकी बात का मतलब तब्दील ना हो। वर्ड्स चेंज हो जाएंगे लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने ऊपर आपको मिसाल दी कि मैं कल क्लास नहीं लूंगा। अब इसी बात को आप आगे दोस्त को बताएं कि सर कह रहे थे कि वो कल क्लास नहीं लेंगे। तो आपने वर्ड्स को चेंज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद मेरी बात का जो मतलब था वो मतलब खत्म नहीं हुआ। तो आपने वर्ड्स चेंज किए, मीनिंग को चेंज नहीं होने दिया। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जी बेटे अजमल, इसके अंदर तमाम तर पोर्टल के ऊपर रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं और जुलाई 10 जुलाई हमारा डेडलाइन है इंशाल्लाह। पंक्चुएशन अरसलान अभी हमने नहीं किया है, वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा वेरी सून। इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान ये है कि इसके अंदर कोई कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास आपको नजर नहीं आते। यानी अगर चॉइस में जुमले के अंदर कोई ऐसा जुमला है जिसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच का जुमला होगा।
इसकी मिसाल क्या है? जैसे दे से दैट दे आर गोइंग शॉपिंग। अब आप देखें, इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स नहीं है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इसी तरह अहमद सेड टू सारा दैट शी इज अ रेगुलर स्टूडेंट। इसमें भी आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। And the teacher said to his students that honesty is the best policy. ये जुमला भी इन्वर्टेड कॉमास से खाली है, मतलब ये भी इनडायरेक्ट स्पीच का जुमला है। सो खुलासा क्या हुआ कि किसी की बात को उसी के अल्फाज में वर्ड टू वर्ड आगे पहुंचाने का नाम डायरेक्ट स्पीच है, और किसी की बात को अपने अल्फाज में आगे पहुंचाने का नाम इस तरह कि उसका मीनिंग चेंज ना हो, इनडायरेक्ट स्पीच है। पहचान बड़ी ये है कि जिस जुमले में कोटेशन मार्क्स होंगे वो डायरेक्ट स्पीच का होगा, और जिसमें कोटेशन मार्क्स नहीं होंगे वो इनडायरेक्ट स्पीच का होगा। एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस कर ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी तरफ हम आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द सेंटेंस वेदर ऑफ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जुमला चाहे डायरेक्ट स्पीच का हो या इनडायरेक्ट स्पीच का हो, उसको दो पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। प्रशांत, क्लास चल रही है। हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये हमारे सिलेबस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब किसी की बात को उसके अल्फाज में आगे पहुंचाना, और इनडायरेक्ट का मतलब किसी की बात को अपने अल्फाज में आगे पहुंचाना। अब जुमला चाहे डायरेक्ट स्पीच का हो या इनडायरेक्ट स्पीच का हो, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और दूसरे हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। मिसाल के तौर पे यहां देखिए, शी सेड टू द लेट कमर्स, आर यू अ न्यू स्टूडेंट हेयर। शी सेड टू द लेट कमर्स, यहां उसूलन कमर होना चाहिए था, लेट कमर मतलब देर से आने वाला। शी सेड टू द न्यू कमर, आर यू अ न्यू स्टूडेंट हेयर। अब आप देख सकते हैं कि इस जुमले के अंदर आपको इन्वर्टेड कॉमास नजर आ रहे हैं, कोटेशन मार्क्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच का है। दूसरी बात, कोटेशन मार्क्स के बाहर वाला जो हिस्सा है, शी सेड टू द लेट कमर, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? रिपोर्टिंग वर्ब, कि ये जुमला रिपोर्टिंग वर्ब है। और आर यू अ न्यू स्टूडेंट हेयर, ये जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो आसान अल्फाज में याद रखें, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है कि ये किस जमाने की बात हो रही है, माजी की बात है, हाल की बात है, मुस्तकबिल की बात है, किस जमाने की बात है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये है कि बात हो क्या रही है, कहने वाले ने कब कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और क्या कहा, ये रिपोर्टेड स्पीच है। बात समझ में आ रही है आपको? तो हर जुमला दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, राइट। अगर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच का जुमला है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह फिर कोई ज्वाइनिंग वर्ड होगा, जैसे दैट होगा, इफ होगा, वॉट होगा, कोई ना कोई ज्वाइनिंग वर्ड वो बीच में जरूर आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो ज्वाइनिंग वर्ड इस्तेमाल होगा वो कोई भी हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट स्पीच है, अच्छा मिनाहिल, अगर डायरेक्ट स्पीच नहीं है और इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें ऑब्वियसली कोटेशन मार्क्स नहीं होंगे। कोटेशन मार्क्स नहीं होंगे तो कोई ना कोई ज्वाइनिंग वर्ड जरूर होगा।
जैसे दैट आ जाएगा या इफ आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मैंने इफ इस्तेमाल किया है। ये बीच में आपको इफ नजर आ रहा है, ये इफ क्या है, ये ज्वाइनिंग वर्ड है। तो अब जो ज्वाइनिंग वर्ड से पहले वाला हिस्सा होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। जैसे द स्ट्रेंजर आस्क्ड द शॉपकीपर, इफ से पहले वाला हिस्सा ये रिपोर्टिंग वर्ब का है। ही कुड टेल हिम द राइट टाइम, और इफ के बाद वाला ही कुड टेल हिम द राइट टाइम ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो हर जुमला चाहे डायरेक्ट स्पीच का हो या इनडायरेक्ट स्पीच का हो, वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे और दूसरे को रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। कोटेशन मार्क्स के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अंदर रिपोर्टेड स्पीच होता है। और अगर कोटेशन मार्क्स नहीं है तो कोई ना कोई ज्वाइनिंग वर्ड होगा। ज्वाइनिंग वर्ड से पहले रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ज्वाइनिंग वर्ड के बाद रिपोर्टेड स्पीच आती है। ये पहला पॉइंट है। इज दैट क्लियर? नंबर टू, द रिपोर्टिंग वर्ब is usually in indefinite tenses, present, past, future, but the reported speech can be in any form or tense. You're welcome, बेटे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा है, वो आमतौर पे इनडेफिनेट टेंसेस में होता है। प्रेजेंट इनडेफिनेट होगा, पास्ट इनडेफिनेट होगा या फ्यूचर इनडेफिनेट होगा। आमतौर पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो इनडेफिनेट टेंसेस में होगा। प्रेजेंट इनडेफिनेट आ जाएगा, से या सेस। पास्ट इनडेफिनेट आ जाएगा, सेड। फ्यूचर इनडेफिनेट आ जाएगा, विल से या शेल से। लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो किसी भी फॉर्म में और किसी भी टेंस में हो सकता है। और याद रखें, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में होगा जो कुछ भी होगा। वालेकुम अस्सलाम कैफ, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? तो क्या बात समझ में आई कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब आमतौर पे इंडेफिनिट टेंसेस में होगा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा वो आमतौर पे किसी भी फॉर्म में या किसी भी टेंस में हो सकता है। राइट? पॉइंट नंबर थ्री, while changing the form of narration, four changes are made in the reported speech. अब देखिए, फर्ज कीजिए कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है डायरेक्ट स्पीच का और आपसे कहा जाता है कि इसको आप इनडायरेक्ट बना दें। तो इनडायरेक्ट बनाने का मतलब क्या है कि आप रिपोर्टेड स्पीच में चार चीजों को तब्दील कर दें। आई एम फाइन, थैंक यू। इनडायरेक्ट बनाने का मतलब यह है कि आप रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चार चीजों को तब्दील कर दें। मैं अगर आसान अल्फाज में कहूं तो ये बात, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का मतलब चार चेंजेस है। जिसको वो चार चेंजेस आते हैं उसको नरेशन आती है, और जिसको वो चार चेंजेस नहीं आते उसको नरेशन नहीं आती। अब वो चार चेंजेस क्या हैं? नंबर वन, चेंज इन प्रोनाउंस। पहला चेंज जो है बेटा वो क्या है? वो प्रोनाउन का चेंज है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितने भी प्रोनाउंस आएंगे उन तमाम प्रोनाउंस को चेंज किया जाएगा। तो पहला चेंज प्रोनाउंस का चेंज है। हाँ सिर्स, क्योंकि अभी ईद खत्म हुई है, बहुत सारों की चल रही है, बारबेक्यूज होते हैं, मुख्तलिफ दावतें होती हैं, हैंगआउट्स होते हैं। तो क्लास थोड़ी सी अर्ली है तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जागते हैं, आ जाएंगे। खैर है, हमें तो अपने काम से मतलब होना चाहिए, है ना? तो पहला चेंज जो आप करेंगे वो क्या है? वो है चेंज इन प्रोनाउंस। नंबर टू, चेंज इन टेंसेस। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस आया उसका टेंस चेंज किया जाएगा। दूसरा चेंज, जी, टेंसेस का चेंज है। नंबर थ्री, चेंज इन मिसलेनियस वर्ड्स। कुछ मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं
उनको भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त तब्दील कर दिया जाता है। मिसलेनियस वर्ड्स, मुतफर्रिक अल्फाज। एंड नंबर 4, चेंज इन द टाइप ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस की जो टाइप है वो तमाम की तमाम टाइप्स के अंदर भी चेंज किया जाएगा। आ, मेरा मेहरान की इंग्लिश। अब अरसलान बेटे, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे आपने बाकी अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल एनईडी का मैराथन आपने अटेम्प्ट किया है, तो उसमें आपने जो पैटर्न देखा, सिलेबस देखा, वही सारा का सारा आएगा, उससे हटके कुछ भी नहीं है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैंने कहा कि थोड़ा सा फर्क हो सकता है। एनईडी कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है आप जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं उसके मुकाबले में। तो बेटा दूसरी तीसरी बात क्या है कि जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा तो आप जुमले में चार चीजों को तब्दील करेंगे। प्रोनाउंस तब्दील होंगे, टेंसेस तब्दील होंगे, कुछ वर्ड्स तब्दील होंगे, और सेंटेंस का जो टाइप है वो तब्दील हो जाएगा। जी समेरा, हम डाल चुके हैं एनईटी का मैराथन। चौथा पॉइंट क्या है, इसको जरा अच्छे से समझिएगा, आखिरी पॉइंट है। If the reporting verb is in present or future tenses, only pronouns will change. अभी मैंने आपसे कहा मिसलेनियस का माना है प्रशांत डिफरेंट, कुछ डिफरेंट किस्म के वर्ड्स हैं, उनको चेंज किया जाता है। वो लिस्ट अभी मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अभी मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का मतलब ये है कि आप जुमले में चार चीजों को बदल दें, है ना। लेकिन ये चारों चीजें हर जुमले में नहीं बदली जाती। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो सिर्फ प्रोनाउंस को चेंज किया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होंगे, बाकी तीन चेंजेस नहीं होंगे। But if the reporting verb is in past tense, all the four changes will take place. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है, यानी said आ गया है, she said, they said, तो फिर आपको चारों चेंजेस करना पड़ेंगे। And this is the problem where students get stuck. वो क्या करते हैं, किसी भी जुमले को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो उसके तमाम चेंजेस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये देखे बगैर कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में था। तो फर्ज करें कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में था और आपने इनडायरेक्ट बनाते वक्त सब कुछ चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपका जुमला गलत हो गया। और फर्ज कीजिए कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था लेकिन आपने खाली प्रोनाउंस चेंज किए, बाकी चेंजेस नहीं किए, तो इसका मतलब भी यही है कि आपका जुमला गलत है। तो सबसे पहले बेटा क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। वो अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो फिर आप खाली प्रोनाउंस चेंज करेंगे, और वो अगर पास्ट में है तो फिर आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने जहन में रखना है, बल्कि इसको मेमोराइज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहली बात क्या बताई कि रिपोर्टिंग वर्ब इंडेफिनिट टेंसेस में होता है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो सकती है। दूसरी बात क्या बताई कि जब आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जुमले में चार चीजों को तब्दील किया जाता है। एक प्रोनाउंस, दो टेंसेस, तीन वर्ड्स, चार टाइप ऑफ सेंटेंस। और तीसरी बात ये बताई कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो खाली प्रोनाउन चेंज होता है, और अगर पास्ट में हो तो फिर आपको सब कुछ चेंज करना पड़ता है। तो अब खुलासा इतना याद रखें जो आसानी के लिए है कि हमें चार चेंजेस को सीखना है। ये चार चेंजेस आपको आ गए तो नरेशन आपको आ गई। और उसमें सबसे पहला चेंज जो है वो चेंज इन प्रोनाउंस है। ये आप देख लीजिए, ये चार चेंजेस आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रोनाउंस, टेंसेस, वर्ड्स एंड टाइप ऑफ सेंटेंस। इन चार चेंजेस में जो सबसे पहला है वो हमारा क्या है, प्रोनाउंस का चेंज है। प्रोनाउंस की जो एरर्स आती हैं वो इस तरह भी आ सकती हैं, नरेशन की फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं। यानी एक डायरेक्ट स्पीच का जुमला दिया और उसके चार इनडायरेक्ट के ऑप्शंस आपको दे दिए।
अब उसमें जो गलती थी वो क्या थी, वो प्रोनाउन की थी। तो आपने देखना है कि जो प्रोनाउंस हैं सेंटेंस के अंदर, क्या वो अकॉर्डिंगली चेंज हुए हैं कि नहीं। तो सबसे पहला जो चेंज है वो प्रोनाउंस का चेंज है, राइट। लेकिन प्रोनाउंस के चेंज को समझने के लिए जरूरी है कि आपको केसेस ऑफ प्रोनाउन समझ में आ जाए। जिस तरह नाउन की काइंड्स होती हैं बेटा, और वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, इस तरह प्रोनाउंस के केसेस होते हैं, राइट। मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट किया है ताकि ये पूरा चार्ट एक साथ आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ सके। तो क्या समझ में आ रहा है कि जिस तरह नाउन की काइंड्स होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, इस तरह प्रोनाउन के केसेस होते हैं। इंशाल्लाह मनाहिल बिल्कुल होगा। अब ये जो केसेस ऑफ प्रोनाउंस है वैसे तो ज्यादा हैं, लेकिन हम यहाँ 5 केसेस की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला केस कौन सा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। दूसरा कौन सा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तीसरा कौन सा है, पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी वो प्रोनाउंस के जिनको पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। चौथा केस कौन सा है, वो प्रोनाउंस के जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव हो या पोजेसिव प्रोनाउन हो, ये दो प्रोनाउंस की अलग अलग केसेस हैं, लेकिन इतना याद रखें कि इन दोनों ही को इस्तेमाल किया जाता है टू टॉक अबाउट ओनरशिप। यानी जब आप मिल्कियत की बात करते हैं, ये फलां का घर है, ये तुम्हारी गलती है, ये हमारा पाकिस्तान है, जब आप पोजीशन ओनरशिप की बात करते हैं तो फिर वहां पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। दोनों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है लेकिन जो फंक्शन है वो सेम है। और चौथा सॉरी पांचवा केस कौन सा है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये 5 केसेस ऑफ प्रोनाउंस मैंने आपके सामने अंडरलाइन कर दिए। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, possessive adjectives, possessive pronouns and reflexive pronouns, right? अब आ जाइए पर्सन के ऊपर। आपको मालूम है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रोनाउंस हैं वो 3 पर्सन्स के अंदर डिवाइड होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, मसलन मैं इस वक्त बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन जो बात सुनता है, जैसे आप सारे के सारे बात सुन रहे हैं तो आप सब के सब सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात की जाती है, मिसाल के तौर पे हम सारे मिल करके अहमद की बात करते हैं, तो अहमद क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। अलीजा ये इंशाल्लाह भी आगे एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो पर्सन्स में 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हम पर्सन वाइज प्रोनाउंस को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस देखते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के अंदर पहला प्रोनाउन कौन सा है, आई। यानी अगर बात करने वाला एक अकेला है तो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो आई आएगा। आई खुद कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। ऊपर कॉलम चेक करते रहें, आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। यानी आई जुमले में जब भी आएगा एज अ सब्जेक्ट आएगा, चाहे कहीं पर भी हो, ये एज अ सब्जेक्ट ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब आई का एक ऑब्जेक्टिव केस भी होगा, जाहिर है वो क्या है, वो मी है। तो मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सेंटेंस में कहीं भी आपको मी नजर आएगा तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। फिर इसका एक पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा, वो क्या है, वो माई है। फिर इसका एक पजेसिव प्रोनाउन बनेगा, वो क्या है, वो माइन है। और फिर इसका एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा, वो क्या है, वो माई सेल्फ है। ये जो सेल्फ वाले प्रोनाउंस है ना, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, ये सेल्फ वाले सारे, इनको याद रखें, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 5 प्रोनाउंस, आई और उसके 5 केसेस। आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, माई possessive adjective, mine possessive pronoun and myself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जैसे आपने सवाल किया अलीजा कि possessive adjective और possessive pronoun के अंदर क्या फर्क है,
देखिए मैं आपसे कहता हूं मिसाल के तौर पे, दिस इज माई हाउस। तो मैंने क्या किया, मैंने हाउस की ओनरशिप को बयान किया कि घर किसका है, माई हाउस, मेरा घर है। इसी को मैं इस तरह भी कह सकता था, द हाउस इज माइन। अब दिस इज माई हाउस या द हाउस इज माइन, क्या इन दोनों जुमलों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है? स्ट्रक्चर का फर्क है, लेकिन मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। तो याद रखिए, जब पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाएगा तो जिस चीज की पोजेशन यानी मिल्कियत को आप बयान कर रहे होंगे वो बाद में आएगा और पजेसिव एडजेक्टिव पहले आ जाएगा। माय हाउस, हाउस बाद में आया, पजेसिव एडजेक्टिव माय पहले आ गया। योर फॉल्ट, फॉल्ट बाद में आया, योर पजेसिव एडजेक्टिव पहले आ गया। हिज आइडिया, आइडिया बाद में आया और हिज पजेसिव एडजेक्टिव पहले आ गया। लेकिन अगर सेम आइडिया इस तरह बयान हो कि जिस चीज की मिल्कियत बयान की जा रही है वो पहले आ जाए वो चीज, और प्रोनाउन बाद में आए, तो फिर वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे द हाउस इज माइन, अब हाउस पहले आ गया, माइन बाद में आया। द फॉल्ट इज योर्स, फॉल्ट पहले आया, योर्स बाद में आया। तो बात समझ में आ गई? स्ट्रक्चर का फर्क है, मीनिंग के अंदर कोई फर्क नहीं है। कैफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है बेटे कि काम करने वाला और रिसीवर यानी परफॉर्मर और रिसीवर ये दोनों एक ही हो तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। उर्दू में जैसे हम खुद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, कि मैंने खुद ये खत लिखा, आई रोट दिस लेटर माई सेल्फ, उसने खुद खाना पकाया, शी कुक्ड फूड हरसेल्फ। तो लिहाजा जब आप काम करने वाले को परफॉर्मर और रिसीवर दोनों बताते हैं तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें एक बात ये समझ लीजिए। जी प्रशांत, पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा। सब्जेक्ट की प्लेस ना कहें, आप यूं कहें कि पहले आएगा। जो उसका ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, उससे पहले आएगा। और जो कॉम्प्लीमेंट है यानी जिस चीज की मिल्कियत को बयान किया जा रहा है वो चीज बाद में आएगी। अच्छा, इसमें एक और बात ये समझ लीजिए कि इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी टू नो द फंक्शन एंड द यूज ऑफ दीज प्रोनाउंस। यानी आपको डिटेल में इनके यूजेस का आना जरूरी नहीं है। ऑल यू हैव टू लर्न इज टू आइडेंटिफाई द केस। ये बता रहा हूं कुमार, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ केस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जी में नाहिल, बिल्कुल यही मतलब है इसका। आपको केस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको केस आइडेंटिफाई हो रहा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको उस प्रोनाउन का यूज आता है या नहीं आता। जी इब्राहिम, ऐसे ही होता है बेटा, थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट बैकवर्ड इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या बात समझ में आई आपको कि फर्स्ट पर्सन का पहला प्रोनाउन था आई और उसके 5 केसेस आपके सामने आ गए, आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन का दूसरा प्रोनाउन है वी क्या है? सब्जेक्ट है। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? अस है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? आर है। पजेसिव प्रोनाउन आर्स है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्स है। तो ये वी के 5 केसेस हो गए, वी, अस, आर, आर्स एंड आर सेल्स, राइट। Huzaifa क्या कह रहे हैं? Object and reflexive are understood who they made, but possessive one who we made of any. Possessive just talks about the ownership or the possession of anything. Possessive कोई सा भी हो, एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो ज़ैफा, वो इस्तेमाल होता है मिल्कियत को बयान करने के लिए। मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, उनका, इस तरह के जो अल्फाज हैं ये possessive कहलाते हैं, राइट। गुल मोहम्मद, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर स्टेटमेंट बेटा। तो फर्स्ट पर्सन के 2 प्रोनाउंस हैं और 5 उनके केसेस हैं। तो इस तरह टोटल मिलाकर बेटा फर्स्ट पर्सन के कितने प्रोनाउंस हो गए? 10 प्रोनाउंस हो गए। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन नजर आए तो आपको उसका केस भी पता हो और पर्सन भी पता हो। जैसे ही कोई प्रोनाउन आपके सामने आएगा, हम्माद, जैसे ही कोई सेंटेंस आपके सामने आया
और उसके अंदर प्रोनाउन आया, तो आपको उस प्रोनाउन का पर्सन भी आइडेंटिफाई होना चाहिए और उस प्रोनाउन का केस भी आइडेंटिफाई होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर फर्स्ट पर्सन है तो उसमें केस कौन सा है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो दो चीजों को आपने समझना है कि पर्सन कौन सा है और केस कौन सा है। अब आ जाइए सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में सिर्फ एक ही प्रोनाउन है, और वो कौन सा है बेटा, वो यू है। अब यू एक के लिए भी बोला जाएगा और 1 करोड़ भी अगर हो तो उनके लिए यू बोला जाएगा। यू सब्जेक्टिव केस है, जैसे कि कॉलम में आप देख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव भी यू है। बास प्रोनाउंस आपको ऐसे नजर आएंगे कि जो मल्टीपल केसेस में आ रहे हैं, जैसे यू सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और यू ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। नाउ हाउ कुड वी आइडेंटिफाई, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये जुमले में जो यू आया ये सब्जेक्ट के तौर पे आया, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया। तो आसान है, उसकी पोजीशन से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। यानी अगर वर्ब से पहले यू है तो सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद यू है तो ऑब्जेक्ट है। जैसे यू लर्न इंग्लिश, अब यू लर्न से पहले आया तो ये यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई टीच यू, अब यू टीच के वर्ब के बाद आया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे प्रोनाउंस के जो मल्टीपल केसेस में फॉल करते हैं, उनकी पोजीशन से आप उनका केस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यू सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। फिर इसका एक पजेसिव एडजेक्टिव है, वो क्या है, वो है योर, तुम्हारा या तुम्हारी या तुम्हारे। फिर है योर्स, सेम मीनिंग है, स्ट्रक्चर का फर्क आ जाएगा। और फिर है योर सेल्फ या योर सेल्व्स। अब क्योंकि यू दोनों के लिए बोला जाता है, यानी सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, तो अगर यू सिंगुलर के लिए बोला गया तो उसका रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ होगा, यानी एफ वाला। और अगर यू एक से ज्यादा के लिए बोला गया तो उसका रिफ्लेक्सिव योर सेल्व्स होगा, यानी वीई एस वाला। तो सेकंड पर्सन के टोटल प्रोनाउंस कितने हैं बेटा, 5 हैं। यू, अगेन यू, फिर योर, फिर योर्स, फिर योर सेल्फ या योर सेल्फ। तो इस तरह होगा ये 15 प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन के 10 और सेकंड पर्सन के 5। फिर आप आ जाइए थर्ड पर्सन के ऊपर। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस 4 है, ही शी इट दे, राइट, ही शी इट दे, 4 प्रोनाउंस है फर्स्ट पर्सन के। तो जाहिर है कि इसके जो केसेस हैं उनको मिला करके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सबसे ज्यादा बन जाते हैं। जैसे ही क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों क्या है, हिज। मैंने बताया कि आपको पोजीशन से अंदाजा हो जाएगा हिज पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है। मसलन दिस इज हिज आइडिया, हिज आइडिया, इसमें हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि आइडिया जिसकी मिल्कियत की बात हो रही है वो लफ्ज बाद में आया, एंड द आइडिया इज हिज। अब इसमें हिज क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि आइडिया पहले आ गया और हिज बाद में आ गया। सलाना भी बताया ना बेटा कि अगर वर्ब से पहले यू आ जाए तो सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्ट होगा। फिर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया ही का, वो क्या है, हिमसेल्फ। तो इस तरह थर्ड पर्सन में ये 4 प्रोनाउंस हो गए, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, राइट। गुल मोहम्मद, दोनों सही हैं। द आइडिया इज हिज और दिस इज हिज आइडिया, दोनों का एक ही मतलब है। हमारा पजेसिव, देखो पजेसिव का वर्ड समझो बेटा, वर्ड के अंदर उसका डेफिनेशन मौजूद है, वर्ड के अंदर उसका डेफिनेशन मौजूद है। जी जुबैर, ठीक बात है। पजेसिव का माना क्या है, पोजेशन। पोजेशन किसको बोलते हैं, मिल्कियत को। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में एक की चेन है, अब कोई आपसे ये पूछता है कि हमारी की चेन किसकी है,
तो इस सवाल का जवाब देने के लिए जो प्रोनाउन आप इस्तेमाल करेंगे वो पजेसिव होगा। पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है और पजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है। मसलन मैंने पूछा कि की चेन किसकी है, आपने कहा कि सर ये मेरी है, तो ये मेरी क्या हो गया, ये पजेसिव हो गया। ठीक है ना। वो घर किसका है, वो घर उनका है, उनका ये क्या हो गया, पजेसिव हो गया। तो पजेसिव बात करता है पोजीशन के यानी मिल्कियत के बारे में। राइट, यू वेलकम बेटा। अब आ जाइए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का दूसरा प्रोनाउन है शी। शी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हर। यानी यहां पर ऑब्जेक्ट और पजेसिव एडजेक्टिव सेम है। ही में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम था, हिज एंड हिज। और शी में ऑब्जेक्ट और पजेसिव एडजेक्टिव सेम है, यानी हर एंड हर। पजेसिव प्रोनाउन क्या है, हर्ट्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, हर्ट सेल्फ। ये बात मैं आपको बता चुका। ये जो सेल्फ वाले अल्फाज आपको नजर आएंगे ये सारे रिफ्लेक्सिव होंगे। फिर आ जाइए इट पर। अब यहां देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, यानी सब्जेक्ट भी क्या है, सब्जेक्ट भी इट है और ऑब्जेक्ट भी इट है। वालेकुम अस्सलाम बेटे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, इट्स। पजेसिव प्रोनाउन क्या है, इट्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, इटसेल्फ। तो इस तरह इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, इट्स इट्स पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम, एंड इटसेल्फ ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैक वालेकुम अस्सलाम बेटे, आई एम फाइन, हाउ आर यू। और चौथा और आखिरी प्रोनाउन थर्ड पर्सन का वो है दे। दे सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, देयर्स पजेसिव प्रोनाउन है, और देम सेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें याद रखें कि देयर सेल्फ कोई लफ्ज नहीं होता। बाज बच्चे देयर सेल्फ लिख देते हैं, और जो आपके पास एमसीक्यू आएगा उसके अंदर भी ऑप्शंस में कहीं देयर सेल्फ अगर मौजूद है तो इसका मतलब वो ऑप्शन 110% इनकरेक्ट है, इसलिए कि देयर सेल्फ कोई लफ्ज नहीं होता। तो बेटा ये हो गए थर्ड पर्सन के टोटल मिला करके 20 प्रोनाउंस, यानी ही शी इट दे ये चार, और पांच उनके केसेस, तो 4 5 20। तो इस तरह थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस है वो सबसे ज्यादा है, 20 प्रोनाउंस हैं। मोहसिन बेटा उसके लिए जो वर्ड लिस्ट हमने शेयर की है उसको मेमोराइज करें, प्लस क्लास के अंदर जो वोकेबलरी बिल्डर सीरीज चल रहा है मैं ये डाल भी देता हूँ ग्रुप में, फोल्डर में, तो उसको आप अच्छे से मेमोराइज करें। सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो, दोनों के लिए वर्ड का मीनिंग आना जरूरी है। अगर आपको वर्ड और उनके मीनिंग्स याद हैं तो सिनोनिम और एंटोनिम दोनों आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फंसेंगे कहाँ पे बेटा, जहां आपको मीनिंग पता नहीं होगा, या वर्ड का मीनिंग पता ना हो, या उसके जो ऑप्शंस हैं उनका मीनिंग पता ना हो, फिर वहां आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर मीनिंग्स आपको पता है तो सिनोनिम पकड़ना या एंटोनिम को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, केसेस ऑफ प्रोनाउंस बताए कि प्रोनाउन का चेंज हमें सीखना है, लेकिन प्रोनाउन का चेंज सीखने से पहले जरूरी था कि हमें केसेस ऑफ प्रोनाउन समझ में आ जाएं। कैफ लिस्ट के अंदर मौजूद है ना बेटा, जो वर्ड लिस्ट मैंने दी है उस वर्ड लिस्ट के अंदर वर्ड्स और उनके मीनिंग्स दोनों लिखे हुए हैं। तो केसेस ऑफ प्रोनाउंस को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपको चेंज इन प्रोनाउन समझ में नहीं आ सकता। जी फातिमा बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। अगर आप इन तमाम प्रोनाउंस को कैलकुलेट कर लें तो ये टोटल मिलाकर कितने बन जाएंगे, फर्स्ट पर्सन के 10, सेकंड पर्सन के 5, और थर्ड पर्सन के 20। तो 10 + 5 + 20, जी गुल मोहम्मद आपका मैथ्स अच्छा है, 35 प्रोनाउंस। टोटल प्रोनाउंस हो गए 35। अब्दुल हन्नान टोटली तो ना कहें बेटा, लेकिन हाँ डिफरेंट हो सकता है। अलबत्ता ये बात याद रखें कि एक वर्ड की बाज औकात एक से ज्यादा मीनिंग्स होती हैं। ऑनलाइन अगर आप कहीं पे चेक करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑनलाइन रिसोर्स जो होता है ना वो बहुत ज्यादा वास्ट है, रोशेल फोल्डर के अंदर अवेलेबल है,
गाइडेंस वीडियो देखिए। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे किसी भी चीज को जा करके ऑनलाइन चेक करते हैं या चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। अब मसला ये है हैदर कि ऑनलाइन चेक करने में आपका जो कैनवस है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। ऑनलाइन उसको नहीं पता बेचारे को, इंटरनेट को या एआई को, कि आप जो मीनिंग पूछना चाहते हैं वो किसी खास कॉन्टेक्स्ट में है या ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में है। तो वो एक वर्ड के जितने भी मीनिंग्स होंगे निकाल के दे देगा या उनमें से रेंडमली कोई एक आपको बता देगा। हमने जो वर्ड लिस्ट अपलोड की है या जिसको हम कहते हैं मेमोराइज करो, उसमें जो मीनिंग्स हैं वो सारे के सारे फोकस्ड हैं और बेस्ड हैं किस पर, एप्टीट्यूड टेस्ट पर। पास पेपर्स को देखकर हमने उसको कंपाइल किया है कि भाई ये वर्ड्स वो हैं जो माजी के अंदर इन इन यूनिवर्सिटीज में आ चुके हैं। अब अगर आप मेक श्योर करें कि आपको वो मीनिंग याद है तो टेस्ट के अंदर आप नहीं फंसेंगे। ऑनलाइन की मैं कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो फोकस नहीं होता, वो डेडिकेटेड नहीं होता, वो तो बहुत ब्रॉड कैनवस है। तो लिहाजा इसको थोड़ा सा बेटा अवॉइड कीजिए। ये जो यस दे आर रिपीटेड ईमान, दे आर एब्सोल्युटली रिपीटेड। ये जो बच्चे गलती करते हैं ना कि हर चीज जाके ऑनलाइन चेक कर ली या चैट जीपीटी के ऊपर चेक कर ली, इससे बाज़ औक़ात आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर टीचर, कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको पता है कि यार मेरा टारगेट क्या है और जो सवाल बनेगा वो कहाँ से बनेगा। जी हैदर, मैंने आपका सवाल देख लिया है बेटा। अना कह रही हैं कि एनर्जी के मैराथन में इतने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं, वो नहीं आते। अब देखो बेटे, मतलब ये तो जाहिर है कि हमने रैंडमली मैराथन के अंदर 100 एमसीक्यूज को कवर किया, ठीक है ना। अब उन 100 एमसीक्यूज के अंदर अगर आप पास पेपर्स में फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठा लो तो एनडी के टेस्ट में 25 एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, ठीक है। 10 साल के अंदर ये कितने हो जाएंगे, ये 500 हो जाएंगे ना। अगर 10 ईयर्स को आप उठाएं पास पेपर्स में तो ये 500 एमसीक्यूज हो जाएंगे। हमारी मैराथन में हमने रैंडमली 100 एमसीक्यूज को डिस्कस किया और कोशिश की कि उनको हम डिस्कस कर लें कि जो हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें जो कुछ आया वही आगे टेस्ट में भी आ जाए। तो इसीलिए जो वर्ड लिस्ट है उसको हमने अलग से शेयर किया है। आसान और सेफ क्या है कि आप उन तमाम वर्ड्स को याद कर लें। जी आयशा बिल्कुल अवेलेबल है, अगर आप कोऑर्डिनेटर से बात करें शायद तो वो आपको शेयर कर दे, अदरवाइज यू कैन सर्च देम ऑनलाइन। आप जा करके गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन पे अगर आप लिखें कि पास पेपर्स ऑफ फॉर एग्जांपल एनडी यूनिवर्सिटी या पास पेपर्स ऑफ फास्ट, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने पास पेपर्स वो ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर डाले हुए होते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंस के केसेस आपको समझ में आ गए बेटा, राइट। अब आगे चलते हैं चेंज इन प्रोनाउंस की तरफ, ठीक है। इन केसेस को आपने अच्छे से मेमोराइज करना है बेटा। ये चार्ट आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर और आपने इसको अच्छे से मेमोराइज करना है, राइट। चेंज इन प्रोनाउंस, if the reporting verb is in present or future tense, the pronouns will change according to the following rule. वालेकुम अस्सलाम शुमैम। जी बिल्कुल शुमैम। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर है तो मैंने बताया कि आप खाली क्या चेंज करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे, बाकी किसी चीज को तब्दील नहीं किया जाएगा। अब ये जो प्रोनाउन चेंज होंगे इन प्रोनाउंस के अंदर हम पर्सन वाइज बात को समझते हैं। हैदर, अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन इन दोनों के अंदर मीनिंग के एतबार से कोई फर्क नहीं है। दोनों क्या करते हैं, मिल्कियत की बात करते हैं कि कोई चीज किसकी है। फर्क कहाँ है, स्ट्रक्चर में है। पजेसिव एडजेक्टिव पहले आता है और जिस चीज की मिल्कियत बयान हो रही है वो बाद में आता है। माई हाउस, योर फॉल्ट, हिज आइडिया। और पजेसिव प्रोनाउन के अंदर प्रोनाउन बाद में आता है और जिसकी मिल्कियत बयान हो रही है वो पहले आ जाता है। द आइडिया इज हिज, द फॉल्ट इज योर्स। बात समझ में आ रही है आपको, स्ट्रक्चर का फर्क है, यूसेज जो है वो सेम है। शुमैम, जी शुमैम, व्हाट आई सेड अर्लियर। ओके,
तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को आपने जरा जहन में रखना है बेटा। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस पर हम बात कर रहे हैं। द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन आर चेंज विद द रेफरेंस टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर एक दो प्रोनाउंस लॉजिकली आपको समझ में आ जाएं तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाते हैं। आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अब वो लॉजिक में क्लियर करूंगा अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर ले। जी इंशाल्लाह 8 बजे आना। अगर आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नजर आए तो उसको चेंज करने के लिए आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेंगे। फर्स्ट पर्सन के 10 प्रोनाउंस हैं और ये 10 के 10 प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रेफर करते हैं। मैं रिपीट कर दूं, इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको अच्छे से याद कर ले कि the pronouns of first person are changed with the reference to the subject of reporting verb। कि first person के pronouns reporting verb के subject को देखकर change होते हैं। I repeat, first person के pronouns reporting verb के subject को देखकर change होते हैं। पहली बात। दो बातें समझनी है आपने इसमें। तो पहली बात रेफरेंस की आ गई कि फर्स्ट पर्सन किसको रेफर करेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रेफर करेगा। दूसरी बात, प्रोनाउन खुद जिस केस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के उसी केस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोनाउन खुद जिस केस में आएगा। देखो ये नहीं हो सकता कि एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन को तुमने चेंज किया और वो ऑब्जेक्ट बन गया, ये नहीं हो सकता। सब्जेक्टिव प्रोनाउन चेंज होने के बाद भी क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चेंज होकर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। पोजेसिव एडजेक्टिव चेंज होकर क्या बनेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। तो प्रोनाउन मेंटेन्स इट केस। प्रोनाउन अपने केस को मेंटेन करेगा। सब्जेक्ट चेंज होकर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट चेंज होकर पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं बन सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, नंबर वन। और खुद जिस केस में है, खुद जिस केस में है सब्जेक्ट के उसी केस में तब्दील हो जाएगा। अब यहां जरा एग्जाम्पल को देखिएगा तो बात वाज़ेह हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड, इन्वर्टेड कॉमास हैं, तो कौन सी स्पीच हुई, डायरेक्ट स्पीच हुई। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बेटा, ही सेज। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तो ही सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई एम वर्किंग हार्ड। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, सेज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन। तो हम सिर्फ आई को चेंज करेंगे बस, इसके अलावा कोई और चीज तब्दील नहीं होगी। प्रोनाउन कौन सा आया है, एक ही आया है, आई। बात समझ में आ रही है आपको। प्रोनाउन कौन सा आया है, एक आया है, लिहाजा आपने आई को चेंज करना है। जी अभी है, इट वुड बी इनफ बेटा। ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड। अब आपको आई को फोकस करना है। इसके बारे में दो बातें आइडेंटिफाई करके बता दीजिए। आई पर्सन कौन सा है, फर्स्ट। केस कौन सा है, सब्जेक्टिव। आई पर्सन कौन सा है, फर्स्ट। और केस कौन सा है, सब्जेक्टिव। राइट। अच्छा, फर्स्ट पर्सन रेफर किसको करता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। तो ये आई किसको रेफर करेगा बेटा, ही को। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो आई चला गया ही के पास। पहली बात हो गई, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ने रेफर किया सब्जेक्ट को। दूसरी बात, प्रोनाउन खुद जिस केस में है सब्जेक्ट के उसी केस में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब आई सब्जेक्ट था तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ही बन जाएगा। तो आंसर में देखिए आपके आई की जगह क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है। ही सेज दैट ही। आई को हमने चेंज कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, यानी ही में। अगर यहां ही सेज के बजाय शी सेज होता तो फिर आई किस में चेंज हो जाता, शी में। शी सेज दैट शी। अगर यहां शी के बजाय यू होता, यू से, तो फिर आई किस में चेंज हो जाता, यू में। यू से दैट, यू।
तो जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट को रेफर करेगा, और खुद अगर सब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। राइट? जी बेटा कुमार, मैंने अभी ये बात बताई है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो खाली प्रोनाउन चेंज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सारी चीजें चेंज होंगी तो प्रोनाउन तो ऑटोमेटिकली होगा। सबसे पहला चेंज ही कौन सा है? प्रोनाउन का है। तो अगर प्रोनाउन चेंज हो रहा है और बाकी चीजें चेंज नहीं हो रही, तो मतलब प्रोनाउन कोर हो गया। अब जब बाकी चीजों को आप चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे, वर्ड्स चेंज करेंगे, तो इसका मतलब प्रोनाउन तो 100% चेंज होगा। ये हो सकता है कि सेंटेंस में प्रोनाउन चेंज हो और टेंस चेंज ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि टेंस चेंज हो और प्रोनाउन चेंज ना हो। बात समझ में आ रही है? यानी जब बाकी चेंजेस आप करेंगे तो प्रोनाउन 100% चेंज होगा। तो ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड, आंसर क्या बना? ही सेज दैट ही इज वर्किंग हार्ड। जी बेटे अरसलान। अच्छा यहां देखिए, आई को आपने चेंज किया किसमें? ही में। अब जब आई ही हो गया तो जाहिर है एम नहीं आ सकता, तो मैंने एम की फॉर्म को चेंज कर दिया किसमें? इज में। महक कौन सी क्लास की बात कर रही है बेटा? तो जब मैंने आई को ही किया तो ही की जगह क्या आ गया? यानी ही के साथ क्या आ गया? इज आ गया, क्योंकि आई के साथ तो एम आ गया था, लेकिन ही के साथ एम नहीं आ सकता, तो मैंने इस को इस्तेमाल किया जो एम का ही फॉर्म है। बात समझ में आ रही है? अच्छा हुजैफा, मैं कोशिश करूंगा बेटा कि उसके लिए कुछ टाइम निकाल लूं। असल में हमारा बहुत टारगेटेड सा सिलेबस है, क्लासेस क्योंकि ऑब्वियसली कम है, तो उसमें बहुत टारगेटेड जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो पीएमडीसी ने रिवाइज किया है सिलेबस एमडी कैट का, उसको यूनिफॉर्म बनाया है, उसमें जितनी भी चीज़ें उन्होंने शो की हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे एसओएस के अंदर भी मौजूद है, इक्का दुक्का चीज़ों के अलावा, तो मैं उनको भी ऐड कर दूंगा। तो हमारा जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत टारगेटेड है। कोशिश करेंगे आपकी जो क्यूरी है उसके ऊपर हम थोड़ा सा अलग से कोई रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपको दे सके। बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा। अच्छा गुल मोहम्मद कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वजह से। रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्वियसली अगर कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो वो तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आया ना, तो इसलिए फिलहाल ऑब्जेक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। हैदर एक आधी जुमला आएगा, हो सकता है दो आ जाए, मतलब पूरा पूरा सवाल तो उस पे नहीं होता ना बेटा, लेकिन टॉपिक तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब आप फर्ज कीजिए कि एनएडी के टेस्ट में 25 एमसीक्यूज आ रहे हैं, उसमें नरेशन के हो सकता है कि दो आ जाए, लेकिन टॉपिक तो पूरा ही पढ़ेंगे ना, भले एक आ रहा हो टॉपिक तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज को फोकस ना किया करें कभी भी। जब आप इस तरह से देखते हैं ना चीजों को कि यार इस टॉपिक के कितने एमसीक्यूज आते हैं, फर्ज कर ले मैं आपसे कह दूं कि जी इसका एक एमसीक्यू आता है, तो अब क्या होगा? एक सुनकर आपका जो लेवल ऑफ अटेंशन है या कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। आप बोलेंगे अरे अच्छा यार ये एक एमसीक्यू के लिए इतनी मेहनत कौन करे, इतनी लंबी चौड़ी बातें कौन याद रखे। तो लिहाजा आपने इस चीज को बिल्कुल कंसीडर नहीं करना कि मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूं उससे रिलेटेड कितने एमसीक्यूज आएंगे। एक आ जाए, दो आ जाए, पांच आ जाए, ये एक भी नहीं आया, हमें सिलेबस कवर करके जाना है भाई, पूरा अच्छे से हमने थरली पढ़ना है इंशाल्लाह। ठीक है? ओके जी। अच्छा मनाहिल कह रही है क्लास एंड कितने बजे होगी बेटा? 9 बजे, वही 7 to 9 क्लास का टाइम है। सेकंड लेक्चर है, नो प्रॉब्लम मनाहिल, 7 to 9 क्लास का टाइम है बेटा। राइट? अगला देखिए, शी सेज माय फादर लव्स मी। मैं जूम कर देता हूं बेटा, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। इट इज वेरी इजी हानिया, नाउ इट इज वेरी इजी। यानी अगर आप देखें मेरिट के ऊपर, अगर आप देखें तो आसान हो गया ना, यानी 55% टू 50%, तो उसमें जाहिर है कि आपका जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट है अब वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। फातिमा रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है बेटा जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या लिखा हुआ है? शी सेज माय फादर लव्स मी।
मुझे बताइए कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? शी सेज माय फादर लव्स मी, कौन सी स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच? यस, डायरेक्ट है ईमान। क्यों? बिल्कुल सही है हानिया, इसलिए क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास मौजूद है। बिल्कुल सही है। अब मुझे बताइए कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? शी सेज, कौन से टेंस में है? शी सेज। जी, प्रेजेंट है। वेरी गुड ईमान, वेरी गुड। शी सेज प्रेजेंट है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है तो इसका मतलब हमें अंदर क्या चेंज करना पड़ेगा? चार चेंजेस है ना, प्रोनाउंस, टेंस, वर्ड्स, टाइप ऑफ सेंटेंस। हमें क्या चेंज करना है? जी हाँ, या प्रोनाउन। बिल्कुल प्रशांत, आमना, प्रोनाउन। वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। अब जुमला पढ़ के मुझे बताइए कि प्रोनाउन कितने आए हैं? माय फादर लव्स मी। मोहम्मद जुबैर दोबारा देखें। माय फादर लव्स मी। अच्छा, प्रोनाउन कितने आए हैं का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कितने आए हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कितने हैं, क्योंकि हमें उनको चेंज करना है ना। हमें रिपोर्टिंग वर्ब में जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है उसका तो हमें कुछ भी नहीं करना। अंदर वाले प्रोनाउंस देखें तो दो आए हैं, एक है माय। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हैदर सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, प्रोनाउन किसी भी केस में हो चेंज होगा। प्रोनाउन हर सूरत में चेंज होगा बेटा। पहला प्रोनाउन माय है, दूसरा कौन सा है? मी है। तो माय फादर लव्स मी, इसके अंदर दो प्रोनाउंस आए, एक माई आया और दूसरा मी आया। ठीक है। ये डर है इस बात का बेटा, जाहिर है जब एग्रीगेट परसेंटेज बनती है तो उसमें आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी मैटर करता है। अब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई बच्चा जो है वो बहुत अच्छा स्कोर कर ले, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है इसलिए बीच में मैं इसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि बच्चे का इंटरमीडिएट का रिजल्ट बहुत अच्छा था, बल्कि ऐसी एग्जाम्पल भी है कि बच्चा पोजीशन होल्डर था लेकिन वो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर फेल हो गया। और ऐसी एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं कि इंटरमीडिएट का रिवर्स रिजल्ट जो है बस मेरिट के ऊपर था, यानी जो यूनिवर्सिटी का रिक्वायर्ड मेरिट था, फॉर एग्जांपल 60%, तो बच्चे का रिजल्ट 60% था। अच्छा, अब इंटरमीडिएट के हवाले से अगर आप देखें तो 60% होना क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं है, यानी बाज़ाहिर इससे ये लगता है, जरूरी नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ, बाज़ाहिर इससे ये लगता है कि बच्चा को बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाला नहीं है, 60% में पास हुआ है। लेकिन ऐसी एग्जाम्पल्स भी हैं कि 60% वाले ने जब एप्टीट्यूड टेस्ट दिया तो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर इतना अच्छा हुआ कि उसका जो एग्रीगेट परसेंटेज बना वो मेरिट के ऊपर आ गया। तो लिहाजा ये बात कि खाली इंटरमीडिएट का रिजल्ट अच्छा हो काफी है, नहीं, ऐसा नहीं है। या खाली एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए काफी है, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी दोनों चीजें मिलकर, और कभी कोई एक चीज इतनी आउटस्टैंडिंग हो जाती है कि वो दूसरी चीज को कवर कर लेती है। गुड इनफ अरसलान, वेरी गुड इनफ, बहुत अच्छा है। हानिया, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ यार, एब्सोल्युटली करेक्ट, कि इसमें जो करेक्शन होती है कॉपीज की उसमें प्रॉब्लम है। आ, लेकिन जाहिर है कि अब इसी निज़ाम के अंदर हम हैं तो हमें इसी से गुजरना पड़ेगा। लेकिन बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ वो, यानी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि 90% वाला बच्चा था और उसको जो है वो 40% 50% दे दिया। ऐसा नहीं होता, 19-20 का, 18-20 का फर्क हो सकता है। आ, बेटे ए लेवल्स, ज़ाहिर है ईमान, आपने ए लेवल्स का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट ना, तो उसकी जो है वो इक्वलेंसी फिर आप बनाते हैं, उस इक्वलेंसी के हिसाब से फिर उसका मेरिट जो है वो डिसाइड होता है। ओ लेवल्स का मतलब क्या है एक्चुअली? मैट्रिक। जैसे हमारे ये मैट्रिक सिस्टम में मैट्रिक होता है तो ओ लेवल्स मतलब मैट्रिक। और ए लेवल्स क्या है? ए लेवल्स मतलब इंटर। जैसे कॉलेज से आप हाई स्कूल पास करते हैं, 12 जमाते हैं, इस तरह ए लेवल्स होता है। तो ये है अहमद रजाक, बिल्कुल ठीक बात की आपने, बस ये एग्जाम्पल देख लें फिर हम आगे चलते हैं 5 मिनट के ब्रेक की तरफ, राइट? शी सेज माई फादर लव्स मी। माई फादर लव्स मी। I don't know which website you're talking about, Iman. Just tell me the name.
राइट। अब देखो ये ऐसी बात है ना ईमान, जैसे अभी कॉलेजेस ने अनाउंस किया, क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया। अब्दुल गफ्फार कह रहे हैं 10 मिनट की ब्रेक, अब्दुल गफ्फार अच्छा, या 0 मिनट्स की ब्रेक, यानी ब्रेक नहीं चाहते अब्दुल गफ्फार। अभी कॉलेजेस ने क्या किया बेटे, उन्होंने अपना एडमिशन पॉलिसी दिया, उन्होंने बोला कि जी 9th के रिजल्ट पर हम कॉलेज में दाखिला दे देंगे। अब ज़ाहिर है मैट्रिक के एग्जाम्स तो अभी हुए हैं, तो इसका रिजल्ट आने में तो अभी टाइम लगेगा। अब अगर बच्चा अपने रिजल्ट के इंतजार में बैठा रहे कि जी मैट्रिक का रिजल्ट आएगा फिर मैं कॉलेज में जाऊंगा, तो इसमें तो 4 महीने निकल जाएंगे। तो कॉलेजेस ने कहा कि भाई हम 9th के रिजल्ट पर बच्चे को दाखिला दे देंगे। लेकिन क्या ख्याल है, अगर वो बच्चा मैट्रिक के अंदर फेल हो गया, 9th के रिजल्ट पे उसको दाखिला तो मिल गया कॉलेज में, लेकिन अगर वो मैट्रिक में फेल हो गया, तो क्या कॉलेज वाले उसके दाखिले को सस्टेन करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो ये कंडीशनल एडमिशन होता है कि भाई 9th के रिजल्ट पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल आपके पास है ही 9th के रिजल्ट। मैट्रिक आएगा तो फिर वो प्राइम हो जाएगा। तो ऐसे ही जब तक के ओ लेवल्स ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आता, तो वो ओ लेवल्स की बुनियाद पर उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो लेकिन बहरहाल असल जो आपका रिजल्ट है वो तो ए लेवल्स का है ना। अच्छा जी, माई फादर लव्स मी, इसके अंदर क्या हो गया, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और मी भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब ये दोनों प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन के हैं, तो किसको रेफर करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रेफर करेंगे। माय और मी दोनों रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रेफर करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? शी है। इसका मतलब माय भी शी के पास चला जाएगा और मी भी शी के पास चला जाएगा। पहली बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ माय कौन सा केस है? उसके नीचे लिखा हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। माय कौन सा केस है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसको बनना भी क्या चाहिए? पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन किसका? शी का, जिसको ये रेफर कर रहा है। और शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा। वो होता है हर। तो लिहाजा माई चेंज हो गया किसमें? हर में। आप देख सकते हैं, शी सेज दैट हर फादर, माई फादर चेंज हो गया हर फादर में। इसी तरीके से मी क्या था? मी ऑब्जेक्ट था। तो इसको बनना भी क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। लेकिन किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का, यानी शी का। और शी का ऑब्जेक्ट भी क्या है बेटा? वो भी हर है। पजेसिव एडजेक्टिव भी हर है और ऑब्जेक्ट भी हर है। तो लिहाजा मी चेंज हो गया किसमें? मी भी चेंज हो गया हर में। तो लिहाजा आंसर क्या बना? शी सेज दैट हर फादर लव्स हर, ये हो गया इसका आंसर। तो क्या बात समझ में आ रही है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रेफर करता है, और जिस केस में खुद हो सब्जेक्ट के, उसी केस में तब्दील हो जाता है। जी मोना, ये सब में आएगा। पहली बात समझ में आ गई। अब मैंने दो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, इससे आई होप के क्लियर हो जाएगा। लेकिन आगे चलने से पहले एक जुमला आप जरा करके दिखाइए, सेंटेंस देखिए, या चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा। दे से वी हैव डन आवर वर्क, राइट। बताएं इसका आंसर क्या होगा? दे से वी हैव डन आवर वर्क। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखें कौन सा है? दे से, प्रेजेंट है। वेरी गुड ईमान। प्रेजेंट है का मतलब खाली प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन कौन सा आया? दो आए, वी, राइट, और आर। दोनों कौन से पर्सन के हैं? फर्स्ट। किसको रेफर करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। बिल्कुल ठीक है आमना, लेकिन सेज नहीं होगा, सी होगा बेटा। दोनों फर्स्ट पर्सन है, दोनों सब्जेक्ट को रेफर करेंगे, वी भी और आर भी। वी कौन सा केस है? सब्जेक्टिव है, तो इसको बनना भी क्या चाहिए? सब्जेक्ट यानी दे। और आर कौन सा है? पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसे क्या बनना चाहिए? पजेसिव एडजेक्टिव। दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? देयर है। तो लिहाजा वी चेंज हो गया किसमें? जी, वी चेंज हो गया दे में, सॉरी, दे में, राइट। और आर चेंज हो गया किसमें? आर चेंज हो गया देयर में। अरे क्या हो गया? आर चेंज हो गया देयर में। तो बाकी जुमला सेम है। दे से दैट
दे हैव डन देयर वर्क। यस, वी चेंज हो गया दे में और आर चेंज हो गया देयर में। आमना से प्लूरल है और सेज जो है वो सिंगुलर है, यानी दे के साथ कभी भी एस नहीं लगता, दे सेज नहीं हो सकता ना, दे से होगा। तो दे से दैट दे हैव डन देयर वर्क। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका तब्दील हो गया, राइट। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस क्लियर हो गए बेटा। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में दो बातें हमने पढ़ी कि वो सारे के सारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रेफर करेंगे और खुद जिस केस में है सब्जेक्ट के उसी केस में तब्दील हो जाएंगे। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो अब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया। जी अलीजा, second person के pronoun, the pronouns of second person are changed with reference to the object of reporting verb। जी बेटा अरसलान, ऐसा ही है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस में और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में जो फर्क है वो ये है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को रेफर करता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रेफर करेगा और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ये पहली और बुनियादी तफरीक है, फर्क है, डिफरेंस है। दूसरी बात जो है वो सेम है, यानी प्रोनाउन खुद जिस केस में होगा ऑब्जेक्ट के उसी केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब खाली आपको केसेस ऑफ प्रोनाउंस जो हैं वो याद होने चाहिए। मिसाल के तौर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शी सेज टू देम यू आर सपोज टू बी लॉयल। कौन सा प्रोनाउन आया बेटा सेंटेंस के अंदर? यू, एक ही प्रोनाउन आया, यू आर सपोज टू बी लॉयल। ये बात मैं फिर दोहरा दूं कि हम ये सारे चेंजेस कहां करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कोई चेंज नहीं होता, जो भी चेंज होगा वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। तो कौन सा प्रोनाउन आ रहा है? यू, एक ही प्रोनाउन है। कौन से पर्सन का है? सेकंड। किसको रेफर करेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। तो यू रेफर करेगा जी, देम को। और समझ में आ गया? फर्स्ट पर्सन किसके पास गया था? सब्जेक्ट के पास, शी के पास, दे के पास। लेकिन सेकंड पर्सन किसके पास जा रहा है? ऑब्जेक्ट के पास। तो यू रेफर कर रहा है देम को। दूसरी बात, ये यू खुद कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है ना। यू वर्ब से पहले आया, आर, आर वर्ब था, आर से पहले आया तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो इसको बनना भी क्या चाहिए? सब्जेक्ट बनना चाहिए, राइट। नहीं बेटे कुमार, जब तक के रिपोर्टिंग वर्ब पास में ना आए टेंस चेंज नहीं होता। अभी सिर्फ प्रोनाउन का चेंज चल रहा है, ठीक है अजमल। यू सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और खुद क्या है? यू सब्जेक्ट है, तो इसको बनना भी क्या चाहिए? सब्जेक्ट, लेकिन किसका? ऑब्जेक्ट का। तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है? देम का सब्जेक्ट दे होता है। तो लिहाजा यू किस में चेंज हो गया? दे में चेंज हो गया। शी सेज टू देम यू आर सपोज टू बी लॉयल। आंसर क्या बना? शी टेल्स देम। अच्छा, ये जो मैंने सेज को टेल्स किया है ये जरूरी नहीं है, अगर आप खाली सेज टू भी लिख दें तो इससे काम चल जाएगा। तो शी सेज टू देम दैट दे आर सपोज टू बी लॉयल। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था, ऑब्जेक्ट को रेफर किया देम को और देम के सब्जेक्ट में यानी दे में तब्दील हो गया। एक और एग्जांपल देख लें। वी से टू हिम द फॉल्ट इज योर्स। द फॉल्ट इज योर्स। कितने प्रोनाउंस आए हैं जुमले में? वन, योर्स, एक ही प्रोनाउन आया है, योर्स। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है योर्स? सेकंड। सेकंड। और सेकंड पर्सन किसको रेफर करता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। तो इसका मतलब योर्स किसको रेफर करेगा बेटा? हिम को। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को रेफर करता है तो योर्स रेफर करेगा हिम को। अब मुझे ये बताओ कि योर्स खुद कौन सा केस है? योर्स है पोजेसिव प्रोनाउन। योर्स क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन, लिखा हुआ भी है। और इसको बनना भी क्या चाहिए? पोजेसिव प्रोनाउन, लेकिन किसका? ऑब्जेक्ट का, यानी हिम का। अब हिम का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज।
तो लिहाजा योर्स किस में चेंज हो गया, हिज में। We say to him, the fault is yours. We tell him that the fault is his. ये हो गया इसका आंसर। yours possessive pronoun था, him के possessive pronoun यानी his में चेंज हो गया। अच्छा फर्ज करो ये जो him लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हिम को रेफर कर रहा है ना। फर्ज करो कि हमने हिम को हटा के इसकी जगह हर लिख दिया, राइट। वी से टू हर द फॉल्ट इज योर्स, तो अब योर्स क्या बन जाएगा? वेरी गुड ईमान, वेरी गुड फातिमा। योर सेकंड पर्सन है, बिल्कुल ठीक हानिया। ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है सोलेहा, बिल्कुल ठीक। मुनाफ चेक योर आंसर बेटा। रुशैल बिल्कुल ठीक है। महक चेक योर आंसर। मिनाहिल नो बेटे, चेक करो। योर्स सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आमने बिल्कुल ठीक है। ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है यानी हर को। खुद क्या है योर्स? नहीं हुजैफा चेक करो आंसर। योर्स खुद क्या है? योर्स खुद है पोजेसिव प्रोनाउन, तो इसको बनना भी क्या चाहिए, पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन किसका? हर का। तो हर का पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? हर का पोजेसिव प्रोनाउन होता है हर्ट्स। तो लिहाजा यहाँ जो हिज लिखा है ये चेंज हो जाएगा किसमें? हर्ट्स में। शी वी टेल हर, वी टेल हर दैट द फॉल्ट इज हर्ट्स। बात समझ में आ गई आपको? वी टेल हर दैट द फॉल्ट इज हर्ट्स। तो देखिए ये दो पर्सन के केसेस जो है वो हमने डिस्कस किए। बुनियादी बात समझ ले, 35 प्रोनाउंस हैं टोटल, उसमें से 15 हुए हैं। फर्स्ट पर्सन के 10, सेकंड पर्सन के 5। बुनियादी फर्क क्या है? फर्स्ट पर्सन रेफर करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, और सेकंड पर्सन रेफर करता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। बुनियादी बात समझ में आ गई। आखिरी बात, प्रोनाउन खुद जिस केस में होगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के, उसी केस में कन्वर्ट हो जाएगा। हसनैन कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं बेटा, मुझे अंदाजा नहीं है। जी अजमल बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। हसनैन कौन सा टेस्ट बेटा? सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस भी हो गए, अब रह गए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस। और मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस जो हैं वो सबसे ज्यादा है। जी आई फोन बिल्कुल ठीक बेटा। लेकिन खुशी की बात यह है कि द प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन आर नॉट चेंज्ड। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस चेंज नहीं होते। तो लें जी, बात खत्म हो गई। फर्स्ट पर्सन के 10, सेकंड पर्सन के 5, बस ये 15 प्रोनाउंस हैं जिनको हमें तब्दील करना है। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस जो सबसे ज्यादा हैं, 20 हैं, उनको तब्दील नहीं किया जाता। अब बस आपको याद होना चाहिए कि थर्ड पर्सन के वो 20 प्रोनाउंस कौन से हैं, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दैम। मिसाल के तौर पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? दे से टू मी ही इज द बेस्ट पर्सन इन हिज फैमिली। अब इसमें कितने प्रोनाउंस आए बेटा? दो, ही और हिज, अंडरलाइन हुए में। ही और हिज दोनों ही कौन से पर्सन के हैं? थर्ड पर्सन के हैं। ओके अजमल, दोनों ही कौन से पर्सन के हैं? थर्ड पर्सन के हैं। और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो लिहाजा आप देखिए आंसर में हमने खाली इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाया, बाकी पूरा जुमला एज इट इज आ गया। दे से टू मी दैट ही इज द बेस्ट पर्सन इन हिज फैमिली। जी हसनैन बिल्कुल है। इसी तरीके से एक और देखें, यू से टू हिम बॉयज हैव डन देयर वर्क। अब इसमें कितने प्रोनाउंस आए आपके पास? एक, देयर। और ये देयर कौन से पर्सन का है? थर्ड पर्सन का। तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता, तो लिहाजा देयर एज इट इज आ जाएगा। यू से टू हिम दैट बॉयज हैव डन देयर वर्क। तो बेटा ये हो गए आपके थर्ड पर्सन के 20 प्रोनाउंस। तो इस तरह जो पहला चेंज है, चेंज इन प्रोनाउंस, वो खत्म हो गया। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इसी में आती है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप केसेस को याद कर लें तो आसान हो जाता है। मैं एक बार फिर आपको चार्ट दिखा दूं। मैंने आपसे कहा था कि ये केसेस ऑफ प्रोनाउंस हैं,
और ये अगर आपको याद हो केसेस ऑफ प्रोनाउंस, तो चेंज इन प्रोनाउंस को समझना आसान हो जाता है। कुमार मुख्तलिफ हैं बेटा, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ दैट का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी सिंपल सेंटेंसेस है ना, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनको हम टाइप ऑफ सेंटेंस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें कुमार खाली आपको दैट इस्तेमाल करना होता है। फिलहाल जितनी भी आंसर्स आप बनाएंगे उसमें दैट आएगा। अब ये दैट कहाँ चेंज हो जाता है, कैसे चेंज होता है, ये इंशाल्लाह आगे जब हम टाइप ऑफ सेंटेंस करेंगे ना, फिर वहां आपको बात समझ में आ जाएगी। तो बेटा पहला चेंज हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमें इसका प्रैक्टिस करना है। लेकिन उससे पहले मैं 5 मिनट का ब्रेक जो है वो ले रहा हूँ। आप भी जरा ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट के बाद हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, चेंज इन प्रोनाउंस को, ताकि बात बिल्कुल वाजे हो जाए। अभी मैसेज ना कीजिएगा, आई विल बी बैक आफ्टर 5 मिनट्स। जी, resume the class and let's discuss the worksheet. फाइन, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। यस, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। जी मिनाहिल, बिल्कुल बताइए, आंसर्स बताइए। नंबर वन, द मुस्लिम्स से Allah is omnipotent. Omnipotent माने all powerful. राइट प्रशांत, अब इसमें कौन सा आया है? यस, गुड मिसबा, कशफ, जुबैर। देखो आसान है ना, इसमें असल में कोई प्रोनाउन आया ही नहीं। अल्लाह इज ओमनाइपोटेंट, इसके अंदर कोई प्रोनाउन है ही नहीं। तो जब प्रोनाउन है ही नहीं तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, खाली इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह पे दैट लगा देंगे। ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये हट जाएंगे और इसकी जगह दैट आ जाएगा। ये है ज्वाइनिंग वर्ड। सो द मुस्लिम्स से दैट अल्लाह इज omnipotent, right? Number two, he says I can handle my problems myself. Now you have three pronouns here. तीन pronouns आपके सामने हैं, I, my and myself. अंडरलाइन कर लें। बिल्कुल ठीक है जुबैर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई चेंज हो गया ही में, माई चेंज हो गया हिज में, और माई सेल्फ चेंज हो गया हिमसेल्फ में। He says that he can handle his problems himself, right? बिल्कुल ठीक है रबीसा, गुल मोहम्मद। His self नहीं है बेटा, himself है, right? Number three, she says my family has moved to Lahore without me. दो pronouns आए हैं, my and me, दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं, सब्जेक्ट को रेफर करेंगे। यस, my चेंज हो गया her, और me चेंज हो गया her. my possessive adjective था, ये शी का possessive adjective बना, वो हर है। और मी ऑब्जेक्ट था, ये शी का ऑब्जेक्ट बना, वो भी हर है। तो शी सेज दैट हर फैमिली हैज मूव टू लाहौर विदाउट हर। बिल्कुल सही है खालिदा मिसबा। हर सेल्फ नहीं आएगा मिसबा, हर हर आएगा बस। लेकिन जहां सेल्फ वाला होगा ना, वहां सेल्फ का आंसर आएगा। जी मेरीन, विजिबल है बेटा, बिल्कुल विजिबल है। तो शी सेज दैट हर फैमिली हैज मूव टू लाहौर विदाउट हर, not herself. Number four, the child says my mother cannot live without me. इसके अंदर भी दो प्रोनाउंस आए, यस, my and me, दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं। अच्छा, एक बात का इसमें ख्याल रखें, देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट है ना, वो प्रोनाउन नहीं है, वो नाउन है, द चाइल्ड। इससे पहले प्रोनाउंस आ रहे थे, ही सेज, शी सेज। तो प्रोनाउन जब प्रोनाउन को रेफर करता है तो आसान होता है, लेकिन प्रोनाउन जब नाउन को रेफर करता है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है।
अब यहां लिखा हुआ है द चाइल्ड। चाइल्ड यानी बच्चा भी हो सकता है और बच्ची भी हो सकती है। चाइल्ड जो है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो अब मैं इसको क्या अज्यूम करूं? फर्स्ट कर लें कि मैंने चाइल्ड को शी अज्यूम किया। चाइल्ड सेज माने शी सेज। तो अब ये माई किस में चेंज होगा? हर में, जैसे बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। और मी किस में चेंज होगा? हर में। लेकिन अगर मैं चाइल्ड को ही सपोज करूं, ही सेज, तो माई चेंज हो जाएगा हिज में, और मी चेंज हो जाएगा हिम में। तो फर्क हो गया ना आंसर में। अब मुझे कैसे पता चले कि चाइल्ड क्या है, लड़का है कि लड़की है? तो याद रखें, जब भी कोई ऐसा न्यूट्रल नाउन आ जाए तो उसको हमेशा मेल अज्यूम किया जाता है। यस, वेरी गुड, शाबाश। जब भी कोई ऐसा न्यूट्रल नाउन आ जाए, बिल्कुल ठीक है खालिदा, तो उसको हमेशा मेल अज्यूम करते हैं। तो लिहाजा यहाँ चाइल्ड का मतलब ही है, तो माई चेंज हो जाएगा हिज। द चाइल्ड सेज दैट हिज मदर कैन नॉट लिव, और मी चेंज हो जाएगा हिम, कैन नॉट लिव विदाउट हिम। नो जेंडर इक्वालिटी। जुबैर, जेंडर इक्वालिटी हर जगह नहीं चल सकती ना। देखो, इक्वालिटी मतलब, आई डोंट नो व्हाट डू पीपल मीन बाय इक्वालिटी। God has created two different genders. They have different responsibilities. They have different biological structure. So how can you expect them both to behave the same manner? यानी अल्लाह ही ने फर्क किया है, तो आप उसको इक्वल क्यों बनाना चाह रहे हैं? राइट? अजमल, नो, आई एम नॉट अगेंस्ट आई मीन वुमेन, एंड आई एम नॉट मिसोजिनिस्ट, लेकिन बात यह है कि अल्लाह ने अलग बनाया ना। ये इक्वालिटी मींस क्या है? इक्वालिटी का मतलब ये है कि आप जो उनके राइट्स हैं वो उनको दें। वो मतलब औरत होने के नाते उनसे छीन ना लिए जाए। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि एवरीबडी शुड हैव द सेम राइट। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जो मर्द सारे काम कर रहे हैं वो औरतें भी शुरू कर दें, नॉट पॉसिबल एक्चुअली। या औरतें जो काम कर रही हैं सारे मर्द शुरू कर दें, एक्चुअली नॉट पॉसिबल। तो अल्लाह ताला ने हर एक का स्ट्रक्चर अलग बनाया है, स्ट्रेंथ अलग बनाई, उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। और जब तक कि आप अपने डोमेन में रहते हैं ना, आप वैल्यूएबल होते हैं। लेकिन जब आप अपने डोमेन से बाहर निकलते हैं तो फिर प्रॉब्लम का आगाज हो जाता है। राइट, थैंक यू, थैंक यू अरसलान। चलें जी, आगे आइए। नंबर 5, एवरीवन नोज मी एंड माई एटीट्यूड, द वॉचमैन सेस। अच्छा देखो, इसमें क्या हुआ? इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आया। शाबाश ईमान। लेकिन जब आप आंसर बनाओगे तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले आ जाएगा। यस, द वॉचमैन सेस पहले आ जाएगा। अब यहां पे कितने प्रोनाउंस आए? दो, मी और माई। दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं। किसको रेफर कर रहे हैं? वॉचमैन को। अब वॉचमैन के अंदर क्योंकि मैन ऑलरेडी मौजूद है, तो जाहिर है कि ये ही है। तो इसका मतलब मी और माई रेफर कर रहे हैं ही को। द वॉचमैन सेज दैट एवरीवन नोज हिम। मी चेंज हो गया हिम में। एंड हिज एटीट्यूड, एवरीवन नोज हिम एंड हिज एटीट्यूड, ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आ गई? यस, वॉचमैन थर्ड पर्सन है, बिल्कुल कुमार। Everyone knows him and his attitude, बिल्कुल सही है। Number 6, the stranger says, there is no one to help me find my way. Me and my. Yes. अच्छा, बाज बच्चे इतनी जल्दी आंसर दे देते हैं कि मैं अभी पढ़ रहा हूं उनका जवाब आ गया। तो दैट्स वेरी अमेजिंग एंड अप्रिशिएटेड। बिल्कुल ठीक है बेटे, वेरी गुड, शाबाश। The stranger says that there is no one to help. यस, मी किसको रेफर कर रहा है? स्ट्रेंजर को। स्ट्रेंजर माने ही। देयर इज नो वन टू हेल्प हिम फाइंड हिज वे। यस, हिम एंड हिज, बिल्कुल ठीक है ईशा। यूसुफ खान, देयर इज नो वन टू हेल्प, बिल्कुल ठीक है बेटे। वी शैल नेवर फॉरगेट दोस हु हैव वर्कड फॉर अस, दे से। अब ये दे से ऊपर चला जाएगा और रिपोर्टेड स्पीच बाद में आ जाएगी। नहीं बेटा, चेंज तो होगा ना रुशेल। दे से दैट, प्रोनाउन कौन से आए हैं रुशेल? पहला है वी, फर्स्ट पर्सन है, और दूसरा है अस, ये भी फर्स्ट पर्सन है।
नो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है ना, चेंज होंगे। दे को देखकर चेंज करेंगे, दे सब्जेक्ट है। दे से दैट, दे, वी चेंज हो गया दे में। दे विल नेवर फॉरगेट दोस हु हैव वर्कड फॉर, यस देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। और जब आप वी को दे कर देंगे तो दे के साथ शेल नहीं आ सकता, विल आएगा। यस दे विल होगा। गुड इफरा। नहीं बेटे अली इमाम, अभी टेंस चेंज नहीं हो रहा। एक्टिव पैसिव के अंदर भी टेंस चेंज नहीं होता बेटा। जिस टेंस में एक्टिव हो उसी टेंस में पैसिव बनता है। सो दे से दैट दे विल नेवर फॉरगेट दोस हु हैव वर्कड फॉर देम। शेल खालिदा आई और वी के साथ आता है, आई शेल, वी शेल, बाकी सब के साथ विल आता है, राइट। नंबर 8, यू से आई डू नथिंग दैट प्रिक्स माई कॉन्शियंस। अब कौन सा प्रोनाउन आया इसके अंदर, आई और माई। दो प्रोनाउंस है, दोनों ही फर्स्ट पर्सन के हैं। किसको रेफर कर रहे हैं, यू को। अब देखो ये फर्क नहीं पड़ रहा, यानी आई और माई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस थे, रेफर किसको कर रहे हैं, यू को, जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये कोई भी हो सकता है। यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को रेफर कर सकता है, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को कर सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आई चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, यानी यू में। यस, यू डू नथिंग दैट प्रिक्स। और माई चेंज हो जाएगा योर में, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर। यू डू नथिंग दैट प्रिक्स योर कॉन्शियंस। यस फातिमा बिल्कुल सही है। कॉन्शियंस माने जमीर और प्रिक माने टॉर्चर, यानी मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे मेरे जमीर पर बोझ पड़े। सारा एक जैसा होगा, कौन सा वाला, बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली करेक्ट आमना। नहीं समझ आया हम्माद। देखो दो प्रोनाउंस थे ना, एक था आई, अंडरलाइन किया हुआ मैंने, और दूसरा था माय। दोनों कौन से पर्सन के थे हम्माद, फर्स्ट पर्सन के। किसको रेफर किया, सब्जेक्ट को, यू को। आई भी यू के पास चला गया और माई भी यू के पास चला गया। ठीक। अब आई खुद कौन सा केस है, सब्जेक्ट है, तो इसको बनना भी क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में, यू। तो आई चेंज हो गया यू में। और माय कौन सा केस, पोजेसिव एडजेक्टिव, तो इसको बनना भी क्या चाहिए, पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन किसका, सब्जेक्ट का, यू का। तो यू का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, योर है। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है आईफोन। माय बॉस डज नॉट ट्रस्ट मी एनी मोर। कितने प्रोनाउंस आए, दो, माय एंड मी। माय एंड मी, यस। द एम्प्लॉय सेज पहले आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है आंसर आपका बेटे। एक दफा भी आप लिखते तो सही था। द एम्प्लॉय सेज दैट माय बॉस, माय चेंज हो गया किस में, हिज में। हिज बॉस डज नॉट ट्रस्ट हिम, ऑब्जेक्ट। हिज बॉस डज नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर। बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। बस आखिरी देख ले, बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर, सॉल्व करके रखेंगे इंशाल्लाह, आगे इसका डिस्कशन हम कर लेंगे, ठीक है। द डॉक्टर सेस माई पेशेंट्स आर द टेस्ट ऑफ माई स्किल। दो प्रोनाउंस आए हैं, सेम है, माई एंड माई, दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं, सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं यानी डॉक्टर को। अब डॉक्टर का मतलब क्या हो गया, ही हो गया। तो माई चेंज हो गया ही के पॉजेसिव एडजेक्टिव में, यानी हिज में। द डॉक्टर सेज दैट हिज पेशेंट्स आर द टेस्ट ऑफ, जाहिर है ये भी माय है तो हिज में चेंज हो जाएगा, हिज स्किल। द डॉक्टर सेज दैट हिज पेशेंट्स आर द टेस्ट ऑफ हिज स्किल। यस बिल्कुल सही है। यस वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। आई होप कि ये चेंज इन प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ये पीडीएफ मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं प्लीज, और इसको कंप्लीट सॉल्व करें ताकि आगे इसको हम मजीद आंसर्स को टैली कर सकें। खालिदा नो प्रॉब्लम बेटे, टाइपिंग तो जाहिर है कि हमें तो सबका एक जैसा नहीं होता ना, लेकिन ये क्या आंसर ठीक है, दैट्स वेरी गुड। आमीन 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 आमीन।
हम्माद, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने, आपके मुंह में ढेर सारा घी शक्कर। बेटा टेस्ट कब स्टार्ट होगा ये तो मुझे आइडिया नहीं है। गुड मनाहिल, अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा अली हैदर। कल से मुराद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी ना इंशाल्लाह। लेकिन मैं कोशिश करूंगा मंडे से पहले कोई एक दिन क्लास रख के ना इस टॉपिक को कवर करूं। वो हो सकता है कि मंडे को शायद मैं, जी मेहरीन विजिबल है बेटे, हो सकता है कि मंडे को शायद आई विल नॉट बी अवेलेबल। तो हम मंडे वाला क्लास पहले अकोमोडेट कर लेंगे। आंसर नहीं मिलेंगे अजमल, वर्कशीट मिलेगी, वो आपको सॉल्व करना होगा। आंसर में डाल दूं तो फिर बच्चे सॉल्व नहीं करते, लिहाजा आंसर नहीं होंगे। लेकिन आपको सॉल्व करना होगा, करेक्शन इंशाल्लाह हम अगली क्लास में कर लेंगे। चले जी, आ जाइए अपनी क्लास के दूसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, जो आप जानते हैं क्या है। जी हाँ, वोकेबलरी बिल्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कल हमने 16 किया, आज हम 17 कर रहे हैं इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे सारे वर्ड्स आपको अच्छे से याद हों। आप यकीन कर लें इसमें से ही वर्ड्स आते हैं, और ये अगर आपको याद होंगे तो आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। राइट। हाँ अरसलान, इट्स गुड बेटा। टोटल हानियां 20 हैं, ज्यादा नहीं है। राइट। टोटल जो वर्कशीट के अंदर सेंटेंसेस हैं वो 20 हैं। एंड बाय द वे, इस फॉर्मेट के ऊपर एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं आता। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए थोड़ा सा, ताकि आपका जरा दिमाग चले। वहां आएगा तो एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। चले जी, वोकेबलरी बिल्डर सीरीज का टेस्ट नंबर है 17। देखिए अगर आप कैलकुलेट करें, 17 टेस्ट, हर टेस्ट में 20 वर्ड्स तकरीबन हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह अब तक हम कई सौ अल्फाज को कवर कर चुके हैं इन टेस्ट की फॉर्म में। जरा बस सून आफ्टर क्लास इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। क्लास खत्म होते ही आपको पीडीएफ, वर्कशीट, रिकॉर्डेड लेक्चर सब इंशाल्लाह मिल जाएगा। द कैरेक्टर्स इन दिस नॉवल आर फिक्शियस। फिक्शियस। ए symbolic, B believable, C not real people, and D identifiable. Yes, yes. नॉट रियल पीपल, फिक्शंस का माना ही क्या होता है? अफसानवी किरदार, बिल्कुल ठीक है साथ। नॉट रियल पीपल, जैसे फिक्शन जो एक जॉनर है ना लिटरेचर का, फिक्शन, तो उसके अंदर हम अफसाना पढ़ते, अफसाना आमतौर के ऊपर मन घड़त होता है, उसके अंदर सच्चाई नहीं होती, लेकिन मैसेज होता है बहरहाल। तो ये हो गया हमारा आंसर, नॉट रियल पीपल। आंसर है ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मुल बनीन बोले बेटे, एट द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियंस फोर्सेस retreated, retreated। A attacked, B persuaded, C withdrew, और D intercepted। ऑप्शंस के मीनिंग आपको आते हैं ना, आसान है। द आंसर इज सी, withdrew। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हट जाना, और विड्रॉ का मतलब भी यही होता है। तो रिट्रीटेड माने withdrew। नंबर 3, to everyone but the expert, the painting's defects were invisible. Invisible. A, unable to be heard. B, unable to be seen. C, unable to be understood. And D, unable to be touched. Invisible, आसान है। Unable to be seen. Option B is the right answer. B beta, unable to be seen. Number 4, the child groped for the light switch. Groped. A, reached confidently. B, stretched up. C, searched blindly. And D, listened attentively. Yes, grope.
Yes, good Marine. सी, सर्च ब्लाइंडली। ग्रोप का मतलब होता है जैसे एक नाबीना शख्स होता है ना, उसको ज़ाहिर है नजर तो नहीं आ रहा, तो वो क्या करता है, वो हाथों से टटोल कर चीजों को तलाश करता है। जैसे अगर टेबल के ऊपर कुछ रखा है तो वो ऐसे हाथ से टटोलेगा और फिर उसको तलाश करके इस्तेमाल करेगा। तो वो जो टटोलना होता है उसको ग्रोप कहते हैं, सर्च ब्लाइंडली। Number 5, the war ended when the armistice was signed. Armistice was signed. Option A, nomination, B, charter, C, truce, and D, contract. Yes. हाँ, यही बात असल में बेटा मैं आपको समझाना चाहता था, आपने बहुत अच्छी बात की है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट की जो जो तैयारी है ना, वो होती ही खाली प्रैक्टिस से है। आप लेक्चर को अटेंड करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप एक लेक्चर स्किप कर दें और प्रैक्टिस स्किप ना करें तो आपका काम बन जाएगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिस आप करते रहें, इससे बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी तैयार हो जाती हैं, राइट। अच्छा जी, आर्मिस्टीज का मतलब क्या है? यस, जिसको हम कहते हैं चार्टर। आर्मिस्टीज माने चार्टर, अग्रीमेंट। यस, अग्रीमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्रूस जो है बिल्कुल, ट्रूस भी हो सकता है वैसे, बाय द वे। देखिए, आर्मिस्टीज का मतलब ट्रूस भी हो सकता है, क्योंकि ट्रूस जो है उसका माना भी एग्रीमेंट है। हाँ देखो, सेंटेंस से तो आसान होता है ना बेटा। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो पार्टीज के दरमियान होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो चार्टर होता है वो अग्रीमेंट होता है बेसिकली। तो आर्मिस्टीज के लिए चार्टर का वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, राइट। ट्रूस भी हम बोल सकते हैं अग्रीमेंट के मानों में, लेकिन ये आम तौर के ऊपर जो आ, वक्ती मुआहदा होता है ना, उसको हम कहते हैं जी। ट्रीटी भी सही है अरसलान। वक्ती मुआहदा जो होता है उसको हम कहते हैं सीज फायर, जिसको आप कह सकते हैं, राइट। जैसा अभी हुआ था। नंबर 6, द पेशेंट हैंडेड द डॉक्टर हिज फी। हिज फी। ए, मेडिसिन, बी, मनी, सी, बैक, डी, इंस्ट्रूमेंट। मनी। यस। अब देखो, पैसे के लिए कितने सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर आप ये पैसा स्कूल में जाके जमा करवाते हैं तो वो बच्चे की फीस होती है। ये पैसा आप टीचर को देते हैं तो वो उसकी सैलरी होती है। रोजमर्रा की बुनियाद पर आप किसी को पैसे देंगे तो वो वेज कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी को जबरन पैसे दे रहे हैं तो वो फाइन कहलाएगा, एक्सटॉर्शन कहलाएगा। हुकूमत जो आपसे पैसा लेती है उसको टैक्स कहते हैं, राइट। गलत काम करने के लिए जो पैसा आप देते हैं उसको ब्राइब कहा जाता है। तो लिहाजा एक पैसा है लेकिन कितने सारे इसके मसाइल हैं। ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, जी यहाँ पर उसकी अकसाम है बहुत सारी, राइट। तो यहाँ पर फी का माना क्या है? यहाँ फी का माना मनी है। 7, the driver tried to avert the accident by bringing the car to a sudden stop. Avert. A, cause, B, control, C, minimize, and D, prevent. Avert. प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? बचना, रोकना। यस। एवर्ट, एवर्ट माने अवॉइड। यस, डी इज द राइट आंसर। एवर्ट, एवर्ट मीन्स prevent, to avoid. 8, the warmth of the room made the student doze. A, yawn widely, B, sweat profusely, C, fall asleep, and D, faint.
डोज, एक डोज वो भी होती है जो डॉक्टर देता है, जो रोजमर्रा की दवा की खुराक होती है उसको भी डोज कहते हैं, लेकिन वो नाउन है। और ये डोज क्या है? ये डोज वर्ब है। यस, डोज। सी, फॉल अस्लीप, हल्की फुल्की से जो नींद आपकी लग जाती है ना। नहीं महरीन, सी है बेटा। स्वेट का मतलब क्या है? पसीने आना, प्रोफ्यूजली माने बहुत ज्यादा। जो हल्की फुल्की आपकी आंख लगती है उसको डोज कहते हैं, राइट? डोज। जैसे क्लास के अंदर बैठे बैठे आपकी आंख लग गई। ठीक है, जस्ट लाइक नाउ। हाँ, वार्म माने पुरजोश होना, वार्म से है ना, हरारत होना, इमोशंस की। 9, when he heard the news he was overcome with grief, overcome with grief। हाँ प्रशांत, नैप, NAP, नैप। grief, A sorrow, B rage, गुस्सा, C terror, and D emotion। yes, A sorrow, grief means sorrow। बिल्कुल ठीक है। आखिरी देख लें, नंबर 10, at first the incident seemed to be trivial, trivial। A significant, B momentous, बहुत बड़ा जिसको आप कहते हैं marvelous, C unimportant, and D critical। trivial, trivial matters कहते हैं ना यार, he gets upset on trivial matters, trivial। number 10, C, yes, unimportant। अनइम्पॉर्टेंट, कोई चीज बहुत ही माइन्यूट हो, मामूली सी हो, उसके लिए ट्रिवियल का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया है? तो ये हमारा वोकेबलरी बिल्डर 17 हो गया। इसके आंसर्स को भी आपने मैच कर लिया। आई बिलीव कि इसको आप वक्तन फवक्तन जो है वो मेमोराइज भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस रिवीजन से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मुजम्मिल, मैंने आपका डेफिनेशन पढ़ लिया है बेटा, जो गूगल का आपने रेफरेंस दिया है। सीज फायर के लिए जो है वो दोनों वर्ड्स बाय द वे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल वर्ड है वो उसके लिए चार्टर का वर्ड है। ट्रूज भी बहरहाल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा आमतौर पे होता नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पे हो गया कि ऑप्शंस के अंदर दो वर्ड्स ऐसे मौजूद हों कि जिनका सेम माना हो, या दो पॉसिबल आंसर्स हों। ऐसा होता नहीं है, आंसर तो पॉसिबल एक ही होता है, दो नहीं हो सकते हैं। तो बहरहाल इसको हम यहाँ रोकते हैं इंशाल्लाह। आई होप के द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद द सेम। अगर क्लास का डे कोई चेंज होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो उस दिन इंशाल्लाह फिर हम अपना नरेशन कंप्लीट कर लेंगे, and then we'll continue with something else new in the class. So take a good care of yourself. God bless you. Allah Hafiz.